जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको रोज सुबह 6 बजे तमाम करंट अफेयर बताते हैं और करंट अफेयर के साथ साथ आपको दूसरी चीज़ें जो दूसरी स्टैटिक जीके भी बताते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रिय छात्रों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, रेलवे, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सरकारी पद की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये 6 बजे की क्लास आपके लिए है, क्योंकि सनराइज क्लासेस में सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास दी जाती है और रात्रि 8 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल यूपी जीके की क्लास दी जाती है, तो देखना ना भूलें। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं और हमारे क्या क्या करंट अफेयर हो सकते हैं, जरा इनको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है, कहां लोकप्रिय हेमिस से चू महोत्सव शुरू किया गया। अभी हाल ही में हमारे भारत में किस जगह पर हेमिस से चू महोत्सव शुरू किया गया? तो उत्तर क्या होगा? लद्दाख में। ठीक है, ध्यान देना, हेमिस महोत्सव, ध्यान देना, हेमिस महोत्सव कहां से संबंधित है? तो हेमिस महोत्सव लद्दाख से संबंधित है और इससे रिलेटेड और भी जीके जीएस आता है। ठीक है, हेमिस से चू महोत्सव। ठीक है, ध्यान देना, यहीं पर लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी है। ध्यान देना, यहीं पर लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि भैया हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लद्दाख में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और लद्दाख के सी बकथॉर्न, ठीक है, ध्यान देना, सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है। ठीक है, लद्दाख के सी बकथॉर्न फल को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। देखिए, जो लद्दाख है वो अभी हाल ही में, ध्यान दीजिएगा, जो लद्दाख है वो अभी हाल ही में क्या बना है? ये बना है केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान देना, ये बना है अभी आपका केंद्र शासित प्रदेश, और पूछ ले कब बना है? तो ये बना है अक्टूबर 2019 में। ठीक है, कब बना है? अक्टूबर 2019 में। जो लद्दाख है हमारा, वो पहले जम्मू कश्मीर संपूर्ण राज्य के अंदर था, लेकिन 2019 में, ध्यान देना, सन 2019 में धारा 370, ठीक है, धारा 370 में बदलाव करके पूरे जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर है, और दूसरा क्या है? लद्दाख जिसकी राजधानी क्या है भैया? लेह है, जिसकी राजधानी क्या है? लेह है। ठीक है, और अभी वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और सबसे बड़ा यूटी, ध्यान देना, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो लद्दाख ही है। ध्यान देना, वो क्या है भैया? वो लद्दाख ही है। पूरे भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लद्दाख है। ठीक है, और जब भी देखिए लद्दाख की बात होगी, तो यहीं पर क्या है? लद्दाख में है भैया काराकोरम श्रेणी। ठीक है, ध्यान देना, काराकोरम श्रेणी कहां पे भैया? ये लद्दाख में है, और यहीं पर कौन सी श्रेणी है? जास्कर श्रेणी। ठीक है, यहीं पर कौन सी श्रेणी है? जास्कर, और लद्दाख श्रेणी भी यहीं पर है। ठीक है, और जब भी बात होगी नदी की, तो लद्दाख में कौन सी नदी है? श्योक नदी। लद्दाख में कौन सी नदी है? श्योक नदी, और लद्दाख से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ध्यान देना, सिंधु नदी प्रवाहित होती है यहीं से ही। ठीक है, लेकिन सिंधु नदी निकलती है तिब्बत के पठार से, मानसरोवर झील से, और लद्दाख से होते हुए जाती है। ठीक है, यही लद्दाख में है गिलगित नदी। ध्यान दीजिएगा, यही लद्दाख में क्या है? गिलगित नदी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारे भारत का या विश्व का भी सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन, ये भी कहां पे है? लद्दाख में है। ठीक है, तो ध्यान देना, जब भी आप तैयारी करते हैं लद्दाख से प्रश्न आना लाजमी है, तो लद्दाख के बारे में जरूर याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है? ठीक है, हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है? तो उत्तर क्या होगा? 15 जून को। ध्यान दीजिएगा, वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है 15 जून को। और देखिए, जैसे आपको इसमें दिख रहा है, ये पवन चक्की है। ये क्या है भैया? ये पवन चक्की है। तो ये पवन चक्की है, ये विंड मिल है। कैसे काम करती है? जब भी हवा इनसे टकराते हुए जाती है, तो इसके जो ये पंखे देख रहे हैं, ये
पंखे घूमते हैं और इस पंखे के साथ लगा होता है क्या भैया, टरबाइन। क्या लगा होता है, टरबाइन। इस पंखे के साथ लगा होता है टरबाइन, या फिर आप साइंस की भाषा में क्या बोल सकते हो, डायनेमो। डायनेमो, ठीक है। और जब वो डायनेमो घूमता है तो वह बिजली उत्पन्न करता है, यानी पवन का इस्तेमाल विंड मिल, पवन चक्की के जरिए हम बिजली उत्पादन में कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के लिए मनाया जाता है वैश्विक पवन दिवस 15 जून को। जब भी आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पवन ऊर्जा की बात करेंगे, जब भी आप पवन ऊर्जा की बात करेंगे, पवन से बिजली बनाना, पवन से यानी हवा से बिजली बनाना, विंड मिल घुमा के बिजली बनाना, तो सर्वाधिक बिजली कौन बनाता है विश्व में, सर्वाधिक बिजली पवन की मदद से बनाता है भैया क्या, चीन। कौन बनाता है, चीन। ध्यान देना, चीन पवन चक्की का इस्तेमाल करके विश्व में सबसे ज्यादा ऊर्जा बनाने वाला देश है। और वही अगर मैं बात करूं भारत की, वही मैं बात करूं भैया भारत की, ध्यान दीजिएगा, वही मैं बात करूं भारत की, तो भारत कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, ठीक है। पवन ऊर्जा से बिजली बनाने में, पवन ऊर्जा से बिजली बनाने में जो हमारा भारत का स्थान है वो चौथे नंबर का है, और जो चीन का स्थान है वो पहले नंबर का है। क्लियर है, ठीक है। अब जब भी पवन की बात होगी, पवन ऊर्जा की बात होगी, तो जब भी पवन ऊर्जा की बात होगी, ध्यान देना, जब भी पवन ऊर्जा की बात होगी तो पवन ऊर्जा में जो ये डायनेमो लगा है, तो ये किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदलता है, किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदलता है, तो ध्यान देना यांत्रिक, ठीक है, ध्यान देना यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन, पवन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा से देखिए, ये जो पवन चक्की है यह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत, अभी हाल ही में भारत की किसने लड़कियों की विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप को जीता है। अभी हाल ही में वैश्विक लेवल पर होने वाली, ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही पे वैश्विक लेवल पर होने वाली लड़कियों की जूनियर शतरंज को जीता है दिव्या देशमुख ने। ये है दिव्या देशमुख, और इन्होंने हाल ही में अभी लड़कियों की शतरंज जूनियर चैंपियनशिप को जीता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, करंट स्पोर्ट्स का करंट अफेयर भी आता है, ठीक है। तो ध्यान देना, यहां पे एक नाम याद रखना है, दीपा कर्माकर, ठीक है, दीपा कर्माकर का खेल किस संबंध से है, ध्यान देना, दीपा कर्माकर का खेल किस संबंध से है, किस खेल से है, किस खेल संबंध है, तो वो भैया क्या, जिम्नास्टिक। किससे भैया, जिम्नास्टिक। देश की ये पहली महिला है, दीपा कर्माकर देश की ये पहली महिला है जिन्होंने जिम्नास्टिक में विश्व लेवल पे गोल्ड हासिल किया है, स्वर्ण पदक हासिल किया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, भारत की ये पहली महिला है, ठीक है, भारत की ये पहली महिला है जिन्होंने जिम्नास्टिक के क्षेत्र में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। क्लियर है। तो दीप मनु, ठीक है, दीप कर्माकर। इसके बाद एक और नाम याद रखना, क्या, डीपी मनु, ठीक है, डीपी मनु। ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति इनका खेल संबंध है किससे, भाला फेंक से। इनका संबंध किससे भैया, भाला फेंक से। इन्होंने अभी हाल ही में एशियाटिक चैंपियनशिप में भाला सर्वाधिक ऊंच लंबाई में भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता है। तो ये है क्या भैया, डीपी मनु। बाकी दिव्या देशमुख, इनका जो खेल है, इनका जो संबंध है खेल से, वो क्या है भैया, शतरंज, ठीक है। और ध्यान देना, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। क्या भैया, भाला फेंक दिवस, 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 7 अगस्त को मनाया जाता है भाला फेंक दिवस, ठीक है। तो इतना आपको लगभग याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। अभी हाल ही में असम सरकार ने बाल विवाह को पूरी तरह रोकने के लिए अभी उन्होंने निजुत मोइना योजना लागू की है। किसने, क्या भैया, निजुत मोइना योजना। क्लियर है। तो आपके एग्जाम में अगर पूछ ले कि निजुत मोइना योजना किस राज्य संबंधित है, असम राज्य से, और किस लिए है, ये है बाल विवाह को रोकने के लिए, ठीक है, पूर्णतः रोकने के लिए, ठीक है। तो अब यहां पर भैया नाम आया है असम का, ठीक है। तो ध्यान देना है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ध्यान देना, काजीरंगा
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का फेमस है? ये असम का फेमस है। क्या भैया? एक सींग का गैंडा, ठीक है, एक सींग का गैंडा, एक सींग का गैंडा के लिए फेमस है क्या? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और यहीं पर है क्या भैया? मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ध्यान देना, यहीं पर क्या है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और यही यहाँ बहती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। और हमें ब्रह्मपुत्र नदी क्यों याद रखना है? क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही क्या है भैया? माजुली द्वीप, ठीक है, ध्यान देना, ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है? माजुली द्वीप। अब माजुली द्वीप को क्यों पढ़ना है? क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ठीक है। और बात करें यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है, तो यहाँ पे बोडो जनजाति रहती है और बोडो भाषा भी यहाँ पे बोली जाती है। क्लियर है? असम की बात करें तो इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर जलीय राष्ट्रीय राजमार्ग, जलीय राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2, ठीक है, ध्यान देना, इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर जलीय राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 है, सादिया से लेकर धुबरी तक, ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला करंट अफेयर, ठीक है। चलिए देखिए, राष्ट्रीय पठन दिवस, राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया जाता है भैया? 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस, यानी राष्ट्रीय रीडिंग डे, नेशनल रीडिंग डे, यानी किताबों को जैसे पढ़ना, कोई पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है, तो इसको जागरूकता के लिए, इस चीज की जागरूकता के लिए राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय पठन दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो पीएन पानिकर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पीएन पानिकर। यह दिवस केरल के पुस्तकालय आंदोलन, केरल के पुस्तकालय आंदोलन के जनक स्वर्गीय पीएन पानिकर के सम्मान में मनाया जाता है क्या? विश्व पठन दिवस, ठीक है, 19 जून। क्लियर है? ध्यान देना, अभी आने वाला है क्या? 21 जून। तो 21 जून में मनाया जाएगा विश्व योग दिवस। ध्यान दीजिएगा, 21 जून को मनाया जाएगा क्या? विश्व योग दिवस। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है सभी छात्रों, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, इसको आपको पढ़ के रखना है। 21 जून को मनाता है, पूरा विश्व मनाता है विश्व योग दिवस। और जब भी बात होगी 5 जून की, ध्यान देना, जब भी बात होगी 5 जून की, तो क्या भैया? विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, पर्यावरण दिवस, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल ऐप फ्लड वॉच, ठीक है, केंद्र सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार ने एक मोबाइल केंद्र सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है क्या? फ्लड वॉच। तो फ्लड वॉच करेगा क्या? देखिए, फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़, ठीक है, बाढ़। और वॉच का मतलब क्या होता है भैया? निगरानी, बाढ़ की निगरानी। यानी हमारे देश के समुद्रों में अगर बाढ़ आने की, या फिर नदियों में, समुद्र में हो गया या नदियों में हो गया, या कहीं किसी भी जल राशि में अगर बाढ़ आने की संभावना होगी, तो ये जो ऐप है वो हमें पहले ही बता देगी और सटीक इंफॉर्मेशन देगी, ठीक है। यानी पूरे भारत में लोगों को बाढ़ की जागरूकता और बाढ़ कब आने वाली है, बाढ़ की पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए एक सटीक सिस्टम बनाया है जिसका नाम क्या है? फ्लड वॉच, ठीक है। तो मोबाइल ऐप फ्लड वॉच से वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि किस क्षेत्र में, किस नदी में बाढ़ आने वाली है, ताकि वहां के लोगों को पहले इवैक्यूएट कर दिया जाए, ताकि उनकी जान और माल की हानि को बचाया जा सके, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय जल आयोग द्वारा, अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो फ्लड वॉच है, फ्लड वॉच ऐप है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय जल आयोग द्वारा किया गया है, ठीक है। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष पुष्पेंद्र वोहरा बाढ़ की स्थिति की जानकारी और पूर्वानुमान प्रदान करने हेतु मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच को इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ध्यान देना, एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सार्क, ठीक है। सार्क जरा देख लेते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, देख लेते हैं सार्क क्या है। तो सबसे पहले आपको सार्क का फुल फॉर्म जानना होगा, ठीक है, सबसे पहले आपको सार्क का फुल फॉर्म जानना होगा। तो इस एस, देखिए SAARC, इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, मतलब जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं उनका एक संगठन, जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं उनका एक संगठन। तो देखिए इसमें कौन कौन से देश आते हैं, इसमें अफगानिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, और इसमें भूटान आता है, भारत आता है, मालदीव आता है, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, कितने देश हो गए, 8 देश। देखिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और क्या है इंडिया यानी भारत, और मालदीव और क्या है नेपाल, और क्या है पाकिस्तान, और क्या है श्रीलंका। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि भैया सार्क का मुख्यालय कहां है, सार्क का मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय कहां पे है, काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहां पे भाई, सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, और अगर पूछ ले कि भाई सार्क की स्थापना कब हुई है, तो 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985। और सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी दक्षिण एशियाई देशों का संगठन। और पूछ ले भैया कि सार्क में टोटल कितने देश हैं, तो 8 देश हैं। ठीक है, पूछ ले सार्क में कितने देश हैं, तो 8 देश हैं। ठीक है, तो सार्क में 8 देश कौन कौन से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, और अगर इन्हीं का आप मैप देखेंगे, इन्हीं का एक मैप देखेंगे, तो देखिए ये है वो 8 के 8 देश, ये है वो 8 के 8 देश, और ये एशिया के दक्षिणी देश हैं। ठीक है, तो देखिए जरा यहां से देखेंगे, ये यहां से देखेंगे जरा, देखिए अफगानिस्तान 1, पाकिस्तान 2, भारत 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6, ठीक है, और श्रीलंका 7, और यहीं पर है क्या मालदीव, ये क्या हो गया 8। ठीक है, तो ये है भारत एशिया के दक्षिणी देश जिन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया है सार्क, और अपनी आर्थिक वृद्धि के लिए ये लोग संगठन सम्मेलन करते हैं और समय समय पर रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सागरमाला परियोजना, भारत में सागरमाला परियोजना चलाई गई थी, और किस लिए चलाई गई थी ये आपको पता होना चाहिए। सागरमाला परियोजना के बारे में एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, तो जरा देखिए सागरमाला परियोजना, हमारे भारत में जितने भी बंदरगाह हैं, जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, जितने भी बंदरगाह हैं, तो बंदरगाहों की जो कनेक्टिविटी है वो है रेल द्वारा, सड़क द्वारा, हाईवे द्वारा और हवाई जहाजों द्वारा। ठीक है, इनकी कनेक्टिविटी कराई जाए ताकि जो माल ढुलाई है, यानी इन बंदरगाहों से जो लॉजिस्टिक आता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह तुरंत ट्रांसफर किया जाए और तुरंत ले जाया जाए। इसके लिए सागरमाला प्रोजेक्ट को चलाया गया है। ठीक है, सागरमाला परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना है जो बंदरगाहों को आधुनिकरण से संबंधित है, बंदरगाहों के आधुनिकरण संबंधित है। अभी बंदरगाह के आधुनिकरण से संबंधित क्या है, मतलब जितने भी बंदरगाह हैं वहां बड़े बड़े जहाज आते हैं लॉजिस्टिक लेकर, यानी वस्तुएं लेकर, सामान लेकर, कंटेनर लेकर, तो उन कंटेनरों को पूरे भारत में त्वरित संचालन किया जाए, तुरंत वहां भेजा जाए। कैसे भेजा जाए, जब बंदरगाह तक सड़कें बनेंगी, जब बंदरगाह तक रेलवे बनेगा, और जब बंदरगाह तक हवाई अड्डे बनेंगे, तो इससे क्या होगा, माल ढुलाई में ज्यादा तेजी आएगी। हालांकि इस परियोजना की परिकल्पना सबसे पहले सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2003 में किया था। ठीक है, और इस योजना द्वारा 7500 किलोमीटर लंबी, देखिए हमारे भारत की ये जो संपूर्ण तटीय रेखा है, संपूर्ण ध्यान देना, संपूर्ण, और संपूर्ण में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी आता है। हमारे भारत की संपूर्ण तटीय रेखा, जिसमें अंडमान निकोबार की तटीय रेखा और लक्षद्वीप की तटीय रेखा भी आती है, कितनी है भैया, 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के आसपास बंदरगाहों के इर्द गिर्द प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये है सागरमाला प्रोजेक्ट, भारत के बंदरगाहों का आधुनिकरण करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है, केरल। ठीक है, केरल देश का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में ये रिपोर्ट के अनुसार भारत का केरल ऐसा राज्य है जो भारत का पहला पूरी तरीके से 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। मतलब यहां पर बैंकिंग प्रणाली में पेपर का इस्तेमाल नहीं होता है, पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है। यानी आप वहां जाइए, ऐप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप वहां पर खाता खोल सकते हैं, पैसों का लेन देन कर सकते हैं, जहां पर एक भी पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये कहां पर हुआ भैया, ये अभी हाल ही में केरला में हुआ है। ठीक है, ध्यान देना, जो भी देश का पहला चीज होता है ना, वो याद रखना है, क्योंकि
एग्जाम में आता है, ठीक है। तो केरल देश का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है, ठीक है। अब बात हुई है यहाँ पे केरल की, ध्यान देना, बात हुई है यहाँ पे केरल की। तो भारत में सबसे ज्यादा HDI किस राज्य का है? तो केरल का है। भारत में सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है? केरल का है, ठीक है। सबसे ज्यादा साक्षरता, सबसे ज्यादा साक्षरता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साक्षरता कहाँ की है? केरल की है, ठीक है। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता, सबसे ज्यादा महिला, देखिए महिला पुरुष दोनों साक्षरता यहां पर ज्यादा ही है, ठीक है, ये ध्यान देना। और अगर बात करें भैया वेम्बनाड झील, बात करें वेम्बनाड झील, तो वेम्बनाड झील कहां पे है? केरला में है। बात हो अगर हो झील की, तो वेम्बनाड झील कहां पे है? केरला में। और केरला किस तट में आता है? केरला आता है भैया मालाबार तट में, ध्यान दीजिएगा, केरला आता है मालाबार तट में। और नौकायान प्रतियोगिता, ध्यान देना, नौकायान प्रतियोगिता, ठीक है, नौकायान प्रतियोगिता यानी बड़ी सी नाव होती है, 100-150 लोग उसमें बैठते हैं और रेस लगती है नाव की, ये भी कहाँ होती है? केरला की, ठीक है। चलिए केरला का मैप देख लेते हैं, केरला का मैप देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये है हमारा केरला का मैप, ठीक है, ये है, देखिए ये है केरला का मैप, ठीक है, भारत का एक लंबवत राज्य है। और इसके सामने जो तट है ना, इसी को बोलते हैं क्या भैया? मालाबार तट, इसी को बोलते हैं मालाबार तट। और यहाँ की जो वेम्बनाड झील है, ध्यान देना, यहाँ की जो वेम्बनाड झील है यह भारत की लंबवत झील है। कैसी झील है भैया? लंबवत, भारत की लंबवत झील है। तो अगर पूछ ले कि भैया भारत की लंबवत झील कौन सी है, तो क्या होगा? केरल होगा। और केरल में यहाँ पर जो पौंडीचेरी है इसको माहे बोलते हैं। केरल में जो है पौंडीचेरी है इसको क्या बोलते हैं? माहे बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। और केरल में ही आपको मिल जाएगी क्या? इलायची की पहाड़ी, ठीक है, इलायची की पहाड़ी। और यहां पर मिल जाएगा आपको लौंग की पहाड़ी, ठीक है, लौंग की पहाड़ी। सबसे ज्यादा ध्यान देना, सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा मसाले कहां होते हैं? तो सबसे ज्यादा मसाले होते हैं केरल में, ठीक है। तो इतना आपको लगभग याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारे करंट अफेयर। अगला क्या है जरा देखिए, उत्तर प्रदेश पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा, ठीक है, ध्यान देना, पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। कहां पे करेगा भाई? तो ये करेगा कहां पे? गोंडा में। और गोंडा में किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। कहां पे भैया? सरयू नदी के किनारे। क्लियर है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग टर्टल सर्वाइकल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से संरक्षण का प्रयास करेगा, ठीक है। कछुओं के लिए एक संरक्षण केंद्र या संरक्षण वाली जगह बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये यूपी जीके के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और कहां पर? गोंडा जिले में। और किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे, ठीक है, याद रखना है। यूपी की बात आई है यहाँ पे, तो यूपी की बात आई है तो ध्यान देना, यूपी का अमरोहा का ढोलक, ठीक है, ध्यान, अमरोहा का ढोलक को क्या मिला है भाई? GI टैग मिला है, ठीक है। और महोबा का गोरा पत्थर, महोबा का गोरा पत्थर, ध्यान देना, महोबा का गोरा पत्थर इसको मिला है GI टैग। और बांदा का सजर पत्थर, बांदा का सजर पत्थर, ठीक है, सजर पत्थर इसको मिला है GI टैग, ठीक है, ये ध्यान देना। उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला वैदिक थीम पार्क, देश का पहला वैदिक थीम पार्क कहां बन गया है? नोएडा सेक्टर 78 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में बन गया है भारत का पहला वैदिक थीम पार्क। और ये वैदिक थीम पार्क का मतलब क्या है? जितने भी हमारे वेद पुराण हैं उस समय में जो भी कार्यशिला हुआ करती थी, कार्य हुआ करते थे, समय हुआ करता था, पेड़ पौधे हुआ करते थे, और जो भी हमारे उस समय के ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी झलक आपको मिलेगी इस पार्क में, ठीक है। तो देश का पहला वैदिक थीम पार्क कहां पे है? नोएडा में, ठीक है। 27 करोड़ रुपए की लागत से, ध्यान देना, 27 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस पार्क में 50,000 से अधिक पौधे हैं और जिनका वेदों में उल्लेख किया गया है, ठीक है। हमारे वेदों में जिस चीज का उल्लेख किया गया है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो ठीक है। तो ये याद आपको रखना है, देश का पहला वैदिक थीम पार्क कहां पे है? नोएडा सेक्टर 78 में, ठीक है। अब यहां पे बात आई है किसकी भाई? नोएडा की। तो काफी बार एग्जाम में नोएडा का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो नोएडा का फुल फॉर्म है क्या? न्यू ओखला, ठीक है, न्यू ओखला
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या भैया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा का फुल फॉर्म क्या है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। और ध्यान देना यहीं पर ओखला, ठीक है, ध्यान देना यहीं पर ओखला पक्षी विहार है, ओखला पक्षी विहार, ठीक है, यहीं पर ओखला पक्षी विहार भी है, कहां पर, नोएडा में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, लास्ट टॉपिक है, कुछ देख लेते हैं भारत के टाइगर रिजर्व, ठीक है। वैसे तो 54 है, लेकिन फिर आज 10 ही देख लेते हैं, फिर किसी लेक्चर में देख लेंगे भारत के टाइगर रिजर्व, ठीक है, भारत के इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व, ठीक है तो 54 है, कितने हमारे पास, 54 है, ठीक है। देखते हैं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को 1973-74 में बना था, कहां पे, ये उत्तराखंड में, ठीक है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहां पे है, उत्तराखंड में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां पे है, कर्नाटक में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां पे है, कर्नाटक में। मानस टाइगर रिजर्व कहां पे है, असम में। और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पे है, असम में। कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ध्यान देना, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, और सबसे ज्यादा टाइगरों की संख्या भी कहां पे है, मध्य प्रदेश में। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहां पे है, पश्चिम बंगाल में। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व ये कहां पे है, राजस्थान में है, ठीक है। और पलामू टाइगर रिजर्व ये कहां पे है, झारखंड में है। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये कहां पे है, ओडिशा में है। और मेलघाट टाइगर रिजर्व ये कहां पे है, महाराष्ट्र में है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पे है, राजस्थान में है, ठीक है। चलिए आज का करंट अफेयर हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि करंट अफेयर आपको वही दिया जाए जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर जगह की जो रिपोर्ट्स हैं, हर जगह की रिपोर्ट और भारत की रैंक या जीआई टैग या फिर जो नया भारत का पहला कोई चीज़ बनाई हम देने की आपको कोशिश करते हैं। लगे रहिए हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।